सारे कैंसर लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। अगर हम ओवर कुक करते हैं, कुछ जो उसके पार्टिकल्स हैं वो कैंसर कार्सिनोजन बन जाते हैं। तो वो कार्सिनोजन जब हम खाएंगे तो वो हमारे अंदर, हमारे सेल्स के अंदर, जो कि ज्यादातर मैं कहूंगी कि जीआई ट्रैक्ट जो हमारा है, जो हमारे खाने की नली है और पूरा इंटेस्टाइन है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा और वो हमको इंटेस्टाइन के कैंसर में बना सकता है। वजन से जिसका बढ़ जाता है वो वाले कैंसर हो सकते हैं, जैसे कि महिलाओं में यूट्रस का कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, या फिर वजन बढ़ने से ब्रेस्ट का कैंसर भी होता है, ओवरी का कैंसर भी होता है। और कौन सी चीजें हैं हमारी डाइट में जो कि कैंसर कॉजिंग हो सकती हैं? हाई फैट डाइट, जिसमें कि मैं टोटल फैट के कंटेंट की बात नहीं कर रही हूँ, सैचुरेटेड फैट की बात कर रही हूँ, जो कि रेड मीट के अंदर हो सकता है या फिर पाम ऑयल जैसी चीजों में हो सकता है। स्मोकिंग कितनी खतरनाक है महिलाओं के लिए, पर्टिकुलरली कैंसर होने के चांस कितने बढ़ा देती है स्मोकिंग महिलाओं के लिए बहुत खतरनाक होती है एज कम्पेयर टू मेल्स। उनको देखकर सोचती हूँ कि तुम लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये आपके साथ जो मेल खड़ा हुआ है, स्मोकिंग कर रहा है, उसको जो रिस्क होंगे उसके कंपैरेटिवली महिलाओं को रिस्क ज्यादा होंगे। और कैंसर में स्पेसिफिकली सर्विक्स कैंसर जो है वो स्मोकिंग से बहुत ज्यादा है। तो महिलाएं, छोटी लड़कियां मेरे पास आती हैं जिनकी सेक्सुअल लाइफ भी जल्दी शुरू हो गई है और स्मोकिंग कर रही है साथ साथ, तो इम्यूनिटी खराब की वजह से सर्विक्स कैंसर का प्री कैंसर स्टेज में मेरे पास 20-25 साल में भी आ रही है। मल्टीपल पार्टनर का जो प्रैक्टिस है ये भी कैंसर के रिस्क को बढ़ाती है, और अगर बढ़ाती है तो कौन सा कैंसर? ब्राजीलियन वैक्स पे स्पेसिफिकली डायरेक्ट ब्रेस्ट कैंसर को ये ओसीपीएल है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, बढ़ा सकती है। सर्विक्स कैंसर का रिस्क भी ये बढ़ा सकती है ओसीपीएल। और एंडोमेट्रियल कैंसर मतलब यूट्रस का कैंसर, ओवरी के कैंसर के रिस्क को कम करती है। एमटीपी पिल तो कभी ओवर द काउंटर खरीदनी ही नहीं चाहिए। लेट नाइट, फुल नाइट ड्यूटी जो करते हैं, तो उससे भी एक पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कैंसर होने की। तो क्या वजह है? ये बिल्कुल डायरेक्टली लिंक्ड है कि आपको रात को, अगर आप रात की शिफ्ट कर रहे हैं तो कैंसर का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये लिंक कैसे है? इसका लिंक ऐसे है कि अगर आपकी सर्केडियन रिदम खराब होती है तो आपके हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं और आपकी इम्यूनिटी जो है, रोग प्रतिरोधक शक्ति है, वो खराब होती है। 25 साल के बाद है तो आप पेप स्मेयर करा ले। 3 साल में आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तभी कराना है, या एक्टिव नहीं है तो भी कराना है? आप अगर बिल्कुल एक्टिव नहीं रही हैं तो आप एचपीवी वैक्सीनेशन ले सकती हैं। बेस्ट टाइम है पहले ले लें, 15 से पहले ले लें। उसके बाद अगर कोई का रह गया है तो 26 तक ले लें। उसके बाद में आप 26 के बाद अगर लेनी, डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर आपको यही बताएंगे कि देखिए नुकसान कुछ नहीं है बट फायदा लिमिटेड ही होगा। ओवरी के कैंसर में बिल्कुल ही वेग सिम्टम होते हैं। महिला को कुछ समझ में नहीं आता है शुरू में, पेट फूलना, खाना पचना नहीं, ऐसा लगना कि मुझे गैस्ट्राइटिस हो रही है, मुझे पेंटॉक की गोली खा लेती हूँ तो उससे ठीक हो जाएगा। डाइजीन पी लेते हैं हम, हमें गैस्ट्राइटिस हो रही है, पेट भरा भरा लगता है, एक रोटी खाने के बाद ही पेट भर जाता है, पेट फूल रहा है, थोड़ा हल्का दर्द हो जाता है ज़्यादा खाने के बाद, कभी जी में मिचला जाता है। तो ये अगर इस तरह के सिम्टम आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक रह रहे हैं तो अब 2 हफ्ते बाद ही आप अल्ट्रासाउंड करवा लिया, उससे पता चल जाएगा कि आपकी ओवरी ठीक है कि नहीं है। बदलाव ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है, लेकिन अगर ये बदलाव हमारे लाइफस्टाइल में हो और ऐसा हो जो कि हमें फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान दे, ऐसा नुकसान दे जो कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी की वजह बन सकता है, तो हमें इसके बारे में सोचना ज़रूर चाहिए। ना सिर्फ सोचना चाहिए बल्कि इसके बारे में डिटेल में बात करनी चाहिए। सो आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर सारिका गुप्ता, जो कि सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, एक्शन कैंसर हॉस्पिटल के साथ जुड़ी हुई हैं, और वो आज हमें बताएंगे कि कौन सी ऐसी गलतियां हम अपने रूटीन में, अपनी लाइफस्टाइल में करते हैं जो हमें कैंसर जैसी भयंकर बीमारी दे सकती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले डॉक्टर, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में कैंसर तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन कौन कौन से कैंसर हैं जो हमारे लाइफस्टाइल, हमारा रूटीन जो है उसकी वजह से होते हैं? कि सारे कैंसर लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। कोई ऐसा मैं कैंसर नहीं कह सकती जो लाइफस्टाइल की वजह से नहीं हो रहा है। हम लोगों की किस तरह की दिनचर्या है उसके ऊपर वो प्रभाव डालती है, हमारी इम्यूनिटी पे प्रभाव डालती है। हमारे अंदर रोज़ हमारे नॉर्मल सेल के अंदर कुछ बदलाव होते हैं जो कि कैंसर में भी, कैंसर के सेल्स भी बनते हैं, बट हमारी इम्यूनिटी जो है वो उसको रोक देती है और कहीं एक कैंसर का या एबनॉर्मल सेल बना उसको मार देती है। बट अगर हमारी इम्यूनिटी खराब होती है किसी भी रीज़न की वजह से, तो फिर
हमारे अंदर कैंसर वो पनप जाता है और धीरे धीरे करके बड़ा होता है और गिल्टी का या गांठ का रूप ले लेता है और आगे फैलने का जो उसका फैल सकता है, पूरी बॉडी में भी फैल सकता है। तो आप सबसे पहले तो ये कह रही हैं कि कैंसर ऐसी एक प्रोसेस है जो कि लगातार हमारे शरीर में चल रही होती है, लगातार हमारे शरीर में कैंसर सेल्स बन रहे होते हैं, लेकिन वो कब खतरनाक रूप लेते हैं? जब हमारी जो इम्यूनिटी है, बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है, वो कम हो जाती है। और उसको कम क्या करता है? उसको कम करता है अगर आप कुछ ऐसे, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ऐसी आप चीज़ें खा रहे हैं जिससे कि जो कार्सिनोजन है, जो नॉर्मल सेल को बहुत जल्दी जल्दी बदलाव कर रहा है और कैंसर के सेल में कर रहा है, तो हमारी इम्यूनिटी अगर बहुत सारे बन जाएंगे कैंसर सेल तो नहीं उसको प्रतिरोध नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में कुछ ना कुछ बच जाएंगे और कैंसर बन जाएगा। तो एक तो हमारे खान पान पे है खान पान पे एक सवाल है डॉक्टर मेरे मन में, सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा चलता है और इनफैक्ट रिसर्च भी है, सिर्फ सोशल मीडिया का सवाल नहीं है। ये कहते हैं कि जब आप किसी खाने को बहुत ज़्यादा पका लेते हैं, बहुत ज़्यादा भून लेते हैं, खासकर ये जो होता है ना कि आजकल तंदूर में आप बना रहे हैं और वो अगर उस कालापन आ जाता है उसके ऊपर, या फिर आप कुछ चीज़ें जैसे शुगर को भी कई बार लोग करते हैं, कुछ चॉकलेट्स में डालते हैं उस सिरम को जो है गर्म करके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैंसरस हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें, हाँ, ये कैंसरस हो सकती हैं। शोध में पता चला है कि अगर हम ओवर कुक करते हैं, एक तो नुकसान ये है कि जो भी हमारे विटामिन है और पोषक तत्व है वो न्यूट्रिशन गायब हो जाता है और कुछ जो उसके पार्टिकल्स हैं वो कैंसर कार्सिनोजन बन जाते हैं। तो वो कार्सिनोजन जब हम खाएंगे तो वो हमारे अंदर, हमारे सेल्स के अंदर, जो कि ज़्यादातर मैं कहूँगी कि जीआई ट्रैक्ट जो हमारा है, जो हमारे खाने की नली है और पूरा इंटेस्टाइन है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगा और वो हमको इंटेस्टाइन के कैंसर में बना सकता है। तो खाने में जो दूसरी चीज़ अक्सर कैंसर के साथ जुड़ के आती है शुगर, हाँ, चीनी। लोग कहते हैं कि आपको जो है अगर शुगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं तो ये भी कैंसर की वजह हो सकता है। अब ये डायरेक्ट लिंक्ड है या इनडायरेक्ट लिंक्ड है? देखिए, मैं अगर आप कहें तो एलोपैथी में इसे बिल्कुल डायरेक्टली लिंक नहीं किया जाता, बट इसको ऐसे लिंक किया जाता है कि अगर आप शुगर ज़्यादा ले रहे हैं, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी ठीक नहीं है, तो आपकी ओबेसिटी हो जाएगी। जब आप वज़न ज़्यादा होगा तो आपको वज़न से जिसका बढ़ जाता है वो वाले कैंसर हो सकते हैं, जैसे कि महिलाओं में यूट्रस का कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, या फिर वजन बढ़ने से ब्रेस्ट का कैंसर भी होता है, ओवरी का कैंसर भी होता है। तो ये इससे ओबेसिटी से इसको लिंक कर दिया जाता है, पर डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। और बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि इनको कैंसर हो गया है तो अब क्या उन्हें बिल्कुल शुगर ख़त्म कर देनी चाहिए, अपनी बॉडी अपना बिल्कुल बंद कर देंगे तो क्या दोबारा कैंसर वापस नहीं आएगा? ऐसा नहीं है। हम उनसे कहते हैं बैलेंस डाइट लीजिए, शुगर को बिल्कुल ही कम नहीं करना है। अगर आप रिकमेंडेड डोज के अंदर 10-15 ग्राम ले रहे हैं, 2-3 चम्मच शुगर लेते भी हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है। और अगर हटा देते हैं तो फ़ायदा ज़्यादा होगा? हटा देते हैं तो वजन आपका कम रहेगा और वजन कम रहेगा तो बेसिकली आप ये कह रही हैं कि वो शुगर हो या फिर कोई और चीज़, फैट, किसी भी तरह का, आप जो चीज़ आपका मोटापा बढ़ाता है, फैट बढ़ाता है, तो उससे आपके कैंसर, हर चीज़ जो आप खाते हैं वो अंदर जाके तो शुगर में तब्दील होनी है। अगर हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट भी खा रहे हैं या फिर कोई और दूसरी चीज़, अब 100% प्रोटीन या 100% फैट तो नहीं लिया सकता, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट तो लेना पड़ेगा बैलेंस डाइट के लिए। जब वो अंदर जाएगा बॉडी में तो एसिमिलेट होने के समय ग्लूकोज में ही चेंज होगा। तो ऐसा बिल्कुल डायरेक्ट लिंक होता तो फिर तो अच्छा, कुछ लोग आजकल, जो आपने चूंकि अभी जो बात कही तो वहाँ से मुझे एक सवाल मेरे मन में आया, कुछ लोग कहते हैं आजकल, खासकर जो वेट पर काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि कार्ब की ज़रूरत एज सच हमारी बॉडी को होती नहीं है, या फिर हम इनडायरेक्ट फॉर्म में भी कुछ कार्ब हमें मिल जाता है जितनी ज़रूरत होती है, तो प्रोटीन जो है उस पर फोकस होना चाहिए हमारी डाइट में। इज इट सो? बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही कही है कि जब हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट छिपा हुआ होता है, तो वो हमारे पास आ जाता है। और प्रोटीन, क्योंकि हम जो आमतौर पे चीज़ें खाते हैं उसके अंदर प्रोटीन की कमी है, तो अगर आप दाल खाएंगे उसमें प्रोटीन सिर्फ 8-10% है, बाकी सारा कार्बोहाइड्रेट है। तो आप, और हम तो दाल नॉर्मली प्रोटीन सोच के खा रहे हैं तो बट उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट अपने आप जा रहा है। तो वो बात सही है कि आप हाई कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें जिसके अंदर प्रोटीन या फैट या कुछ भी चीज़ और बाकी चीज़ें नहीं है, सिंपली कार्बोहाइड्रेट है, वो आप ना लें। आप वो चीज़ लें जिसके अंदर बैलेंस है, सब कुछ चीज़ें मिली जुली हैं, थोड़ा प्रोटीन है। देखिए जैसे कि अगर आपने दाल खाई है और दाल के साथ आप चावल खा रहे हैं तो थोड़ा सा प्रोटीन आपके पास आ गया। तो हमारे जो होते थे कि प्रोटीन, दाल चावल खाएंगे तो दोनों मिलजुले में आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अगर आप पराठा खाएंगे उसके अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, उसके बाद दाल नहीं खाएंगे और सब्जी खाएंगे, समझ लीजिए आपने पराठा और सब्जी खा ली, तो आपके पास प्रोटीन नहीं पहुंचा। आपने कार्बोहाइड्रेट युक्त पराठा खा लिया, उसमें फैट भी है, और आपने क्या कहते हैं वेजिटेबल ले लिया, उसके अंदर थोड़ा सा सेल्यूलोज और रफेज भी आपके साथ चली गई, बट आपका प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन कैसे आएगा? तो प्रोटीन के बारे में इसलिए कहते हैं क्योंकि लोग, अगर आप
को ध्यान रखना पड़ता है प्रोटीन के लिए। बट मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम जो बाहर के लोग हैं, जो वेस्टर्न लोग हैं, जिस तरीके से वो प्रोटीन खाते हैं या नॉनवेज खाते हैं, अगर हम उससे अपना कंपैरिजन करेंगे कि हमें उतना ही खाना है, हमें 60 ग्राम या 100 ग्राम प्रोटीन रोज़ खाना है, तो उतना पहुँचने के लिए आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा या फिर कोई नॉनवेज लेना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि आपको सप्लीमेंट और नॉनवेज के साथ ही इंसान हेल्दी रह सकता है। हमारे इंडिया में और हमारी डाइट जो पुरानी रही है एंशिएंट, उसके हिसाब से इतना हाई क्वालिटी में हमें प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। कोई इंसान रिकवर कर रहा है, कैंसर की सर्जरी उसकी हुई है या कैंसर पे हम उसको कीमोथेरेपी दे रहे हैं, उसको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत है, प्रोटीन के पाउडर्स या शेक्स की ज़रूरत पड़ सकती है या नॉनवेज की ज़रूरत पड़ सकती है। बट रूटीनली अगर हम एक बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमें कोई ऐसे सप्लीमेंट या बहुत हाई प्रोटीन के सोर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर चूँकि आप डाइट की बात कर रहे थे, तो और कौन सी चीज़ें हैं हमारी डाइट में जो कि कैंसर कॉजिंग हो सकती हैं? हाई फैट डाइट, जिसमें कि मैं टोटल फैट के कंटेंट की बात नहीं कर रही हूँ, सैचुरेटेड फैट की बात कर रही हूँ, जो कि रेड मीट के अंदर हो सकता है या फिर पाम ऑयल जैसी चीज़ों में हो सकता है, बेकरी तो प्रोडक्ट्स में बेकरी normally प्रोडक्ट में होता हो सकता है। तो जो सैचुरेटेड फैट है वो ज़्यादा ख़राब है। बाकी आप थोड़ा बहुत मोनोसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट आप ले सकते हैं। तो अगर फैट ज़्यादा लेते हैं तो महिलाओं के केस में ओवरी का कैंसर का और ब्रेस्ट का कैंसर और कोलन का कैंसर काफ़ी बढ़ जाता है। तो फैट को लें, देख कर लें, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तला भुना खाना अच्छा नहीं होता है। जी, क्योंकि हमने जब अपनी बातचीत की शुरुआत की थी तो की थी बदलाव के साथ, और हमारी जो बातचीत है आज हम फोकस कर रहे हैं महिलाओं को होने वाले कैंसर पर। तो जब हम बात करते हैं कि रूटीन की जो लाइफस्टाइल हमारे चेंज हो चुका है, उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी कॉमन हो गई हैं। खासकर अगर हम यूथ की बात करें तो हम देखेंगे कि जैसे स्मोकिंग है, वो ऐसा टैबू अब बचा नहीं है। ड्रिंकिंग है, वो भी बहुत कॉमन है। थोड़ा अल्कोहल ले लिया, वो थोड़ी की लिमिट क्या होती है, वो लिमिट भी नहीं बची है। वैसे तो WHO भी कहता है कि कोई किसी भी क्वांटिटी किसी मात्रा में नहीं लेना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें, पहले हम स्मोकिंग पे बात करना चाहेंगे। स्मोकिंग कितनी खतरनाक है महिलाओं के लिए, पर्टिकुलरली कैंसर होने के चांस कितनी बढ़ा देती है स्मोकिंग? स्मोकिंग महिलाओं के लिए बहुत ख़तरनाक होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। मैं आजकल जाती हूँ बाज़ार में तो देखती हूँ कि लेडीज़ खड़ी हुई हैं पान की दुकान के बाहर और स्मोकिंग कर रही हैं बाहर, और मतलब अपने फैशन बन गया है ये। और जब हम कहीं काम भी कर रहे होते हैं तो भी जगह होती है जहाँ पे मेल्स और फीमेल्स मतलब अपने इंस्टीट्यूशन के बाहर जाके स्मोकिंग करते हैं, अगर वो नो स्मोकिंग जोन है। ऐसा बहुत कॉमनली पहले मेल्स देखे जाते थे, अभी फीमेल्स को देखा जा रहा है। और मैं उनको देख कर सोचती हूँ कि तुम लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये आपके साथ जो मेल खड़ा हुआ है स्मोकिंग कर रहा है, उसको जो रिस्क होंगे उसके कंपैरेटिवली महिलाओं को रिस्क ज़्यादा होंगे। और वो कौन से रिस्क हैं जो वो होते हैं? एक तो अगर स्मोकिंग महिला करती है तो उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे फ़र्क पड़ता है। उसकी ओवरीज के अंदर जो एग्स हैं, एक तो उनके जो नंबर्स हैं वो कम होते हैं स्मोकिंग से। दूसरा, ओवरी से जब अंडा निकल के यूट्रस के अंदर जाता है जिससे कि वो प्रत्यारोपित हो सके, अगर उसके अंदर ट्यूब से होते हुए जाता है फेलोपियन ट्यूब के थ्रू, तो फेलोपियन ट्यूब के को प्रोपेल करने के लिए, एग को आगे धकेलने के लिए यूट्रस में कुछ सिलिया होते हैं जो कि उसे धकेल के यूट्रस में डालते हैं। अगर वो सिलिया ख़राब हो जाए तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। और प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी भी होगी, क्योंकि अंडा अगर टाइम से नहीं नीचे पहुंचेगा तो इनफर्टिलिटी भी होगी, अंडों का नंबर कम हो रहा है। और अगर प्रेगनेंसी हो जाएगी तो प्रेगनेंसी होने के बाद में बच्चा ठीक से बढ़ेगा नहीं, अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं जो स्मोकिंग कर रही हैं, और बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, बच्चा कम वज़न का रहेगा, पानी उसका जल्दी प्रीमेच्योर बेबी डेवलप मतलब डिलीवर हो सकता है, पानी छूट सकता है उसका, जल्दी छूट सकता है तो प्रीमेच्योर हो जाएगी। और कैंसर भी महिला को ज़्यादा हो जाता है। कैंसर में स्पेसिफिकली सर्विक्स कैंसर जो है वो स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा है। तो महिलाएं, छोटी लड़कियां मेरे पास आती हैं जिनकी सेक्सुअल लाइफ भी जल्दी शुरू हो गई है और स्मोकिंग कर रही हैं साथ साथ, तो इम्यूनिटी ख़राब की वजह से सर्विक्स कैंसर का प्री कैंसर स्टेज में मेरे पास 20-25 साल में भी आ रही हैं। बहुत खतरनाक है ये तो। 20-25 महिलाओं में स्पेशली सोचिए कि कितने सारे ये जो नुकसान मैंने बताए हैं ये मेल्स के कंपैरेटिवली फीमेल्स में ज़्यादा है। इसके अलावा जो जनरल नुकसान है वो आप सोचिए कि हर एक को लंग कैंसर बढ़ सकता है, उससे कोलन कैंसर बढ़ सकता है। तो सभी कैंसर जो कि ईसोफेगस का भी है, इंटेस्टाइन का कैंसर, जो सभी में मेल्स फीमेल्स दोनों में हो सकते हैं, बट फीमेल में कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ये चीज़ है जिस पर शायद बात होनी चाहिए, क्योंकि जब वो लगता है ना कि आप फैशन में बेशक पी रहे हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपको आगे जा कर के आपको बच्चा फैमिली प्लान करनी है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपकी बॉडी
उसके लिए तैयार होनी चाहिए, और ये रिस्क जो है कितना बढ़ जाता है आपके लिए कैंसर का। तो जेंडर इक्वालिटी की जो बात करते हैं वो हर जगह भाई नहीं है, फिजियोलॉजिकली जेंडर इक्वालिटी नहीं कह सकते हैं। जो महिलाओं Right. के लिए फंक्शन है वो मेल्स के फंक्शन नहीं है, और महिलाओं का जो हेल्थ है वो अलग तरीके से उनको ध्यान रखना चाहिए। जी, अब यही सेम चीज़ लागू होती है अगर कोई अल्कोहल इंटेक अल्कोहल के लिए भी यही प्रॉब्लम्स है कि फीमेल के अंदर जो निर्धारित ले सकती हैं वो फीमेल के अंदर कम है, वो कम उसको प्रोसेस कर सकती हैं महिलाएं। तो महिलाओं को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ का, और अल्कोहल और स्मोकिंग से स्पेशली दूर रहना चाहिए। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो कितना परसेंट चांस ज़्यादा हो जाता है अगर कोई स्मोकिंग करता है या फिर अल्कोहल लेता है? अगर कोई स्मोकिंग करता है तो ये 10 से 20% जो मैंने आपको बताई हैं प्रॉब्लम्स, जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और कैंसर का रिस्क भी काफ़ी 2 गुना बढ़ जाता है, सर्विक्स कैंसर का स्पेशली। अच्छा, सर्विकल कैंसर की बात कर रहे हैं जी। अब जो हम लाइफस्टाइल पे बात करें तो एक और नया नॉर्म कह लीजिए, स्टाइल कह लीजिए, वो हो गया है कि मल्टीपल पार्टनर। आजकल बहुत सारी लड़कियां जिनको लगता है कि माय बॉडी माय चॉइस, मेरी ज़िंदगी मैं जैसे चाहे वैसे रहूं, तो क्या ये मल्टीपल पार्टनर का जो प्रैक्टिस है ये भी कैंसर के रिस्क को बढ़ाती है, और अगर बढ़ाती है तो कौन सा कैंसर? जी, मल्टीपल पार्टनर्स का जो है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होना महिलाओं को, उसकी वजह से उनको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाना, अनवांटेड प्रेगनेंसी होगी तो फिर वो उसका अबॉर्शन होगा, उसके रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, वो उनकी फर्टिलिटी पे इफेक्ट डालेंगे। आगे प्रेगनेंसी करना जब वो चाहेंगी उस समय प्रेगनेंसी करने में दिक्कत आएगी। और मल्टीपल पार्टनर से HPV का रिस्क बढ़ जाता है। तो HPV का जब रिस्क होता है, और स्पेशली हाई रिस्क जो स्ट्रेन्स हैं 16, 18 जो हैं, उनसे अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत जल्दी सर्विक्स के अंदर, क्योंकि कम उम्र में ये इन्फेक्शन हुआ है, हमारी जो सेल्स हैं वो इतने मैच्योर भी नहीं हुए हैं सर्विक्स के, तो उसके अंदर चेंजेस और एबनॉर्मल सेल्स होना बन जाते हैं, और बहुत जल्दी प्री इन्वेजिव जो है सर्विक्स कैंसर से पहले वाली स्टेज जो होती है, प्री इन्वेसिव कैंसर जो है वो हो सकते हैं, CIN जिसको बोला जाता है, तो वो हो जाते हैं। और कई सारी लड़कियां मेरे पास हैं कि जो काम कर रही हैं, कॉर्पोरेट में काम कर रही हैं, और 27-28 साल में मेरे पास आ रही हैं कि उनको प्री इन्वेसिव कैंसर है, हमें उनका सर्विक्स का एक पार्ट निकालना पड़ता है, और इतनी कम उम्र में भी निकालना पड़ता है। और अगर वो टाइम पे नहीं आ रही हैं तो एक शुरुआत की कम उम्र में जो गलतियां हुई हैं उसकी वजह से आगे लाइफ में HPV के इन्फेक्शन की वजह से आगे लाइफ में कैंसर का रिस्क तो बढ़ ही जाता है। तो ध्यान रखना चाहिए ये सब चीज़ें अगर हैं भी, अगर तो बहुत प्रोटेक्शन से रहें, प्रोटेक्शन हमेशा यूज़ करें, और पार्टनर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि क्या पार्टनर को अपने आप में ही क्या रिस्क, हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर उस पार्टनर का होगा। अगर उसके ऑलरेडी मल्टीपल पार्टनर है तो आपका और मतलब ये चीज़ें बहुत वो हो जाती हैं, कंपाउंडिंग हो जाती है। तो ये है कि ठीक है, जो भी आप फैशन कह रहे हाँ, हो, चलन पहले तो आपको करें। अपने बारे में सोचना होगा कि आपकी जो भी चीज़ें वो कितनी रिस्की हैं आपके लिए, और कैंसर जैसी बीमारी जो है उसके लिए रिस्क कितना बढ़ा इसका ये ना सोचें कि बिल्कुल कॉस्ट इसके ऊपर कुछ नहीं है, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को पता नहीं चलने वाला है। प्राइवेसी तो बात है, बट इससे आपकी हेल्थ को नुकसान हो सकता है। तो अभी आपने जिक्र किया था कि अगर ऐसा कुछ होता है सर्विक्स का एक पोर्शन निकालना पड़ता है, तो ये आप प्री कैंसर स्टेज की बात कर रहे हैं, राइट? अगर किसी को कैंसर हो जाता है तब उसका मदर बनने के चांसेस कितने कम हो जाते हैं, कितना रिस्क हो जाता है? देखिए, अलग अलग कैंसर के अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं। तो अगर बहुत ही अर्ली कैंसर में कोई मेरे पास यूट्रस कैंसर की पेशेंट आ रही है जो बिल्कुल अर्ली कैंसर की है, और उसके कहीं पे फैला नहीं है, तो हम उसको सब कुछ चेक करके हम उसको कुछ दवाइयाँ देकर भी उस कैंसर को कम किया जा सकता है, बिना सर्जरी के। कुछ छोटे मोटे टेस्ट हैं, बट यूट्रस निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूट्रस नहीं निकालेंगे तो आगे बच्चा प्रेग्नेंट हो सकती हैं, बट प्रेग्नेंट होने के बाद में भी उनका रिस्क तो ज़्यादा होता है दोबारा कैंसर वापस आने का। तो प्रेगनेंसी और फैमिली कंप्लीट करने के बाद हम यूट्रस निकाल देते हैं। अगर सर्विक्स कैंसर है जो कि माइक्रो इन्वेजिव, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, माइक्रो इन्वेजिव कैंसर है, सर्विक्स का अर्ली कैंसर है, तो उसमें सर्विक्स का एक पार्ट निकाल दिया जाएगा, यूट्रस को छोड़ दिया जाएगा, बच्चेदानी के मुंह को निकाल दिया जाएगा। उसके बाद में भी महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। अब ओवरी कैंसर, कुछ कैंसर हैं ओवरी के जो कि बहुत कम उम्र में हो जाते हैं, टीन्स में हो सकते हैं, 20-30 वर्ष में भी हो सकते हैं। अगर उस तरह का जर्म सेल ट्यूमर अगर कुछ है ऐसा जो काफ़ी सेंसिटिव है, रेडियो सेंसिटिव है, कीमो सेंसिटिव है, तो उस कैंसर में हम सिर्फ एक ओवरी निकालते हैं, दूसरी ओवरी को बचाते हैं, यूट्रस को भी बचाते हैं, और फिर वो महिला भी प्रेग्नेंट हो सकती है। बट जब हाई ग्रेड कैंसर ओवरी का किसी को होता है तो उसमें ओवरी निकालना और यूट्रस निकालना ज़रूरी हो जाता है। अगर लेट स्टेजेस में यूट्रस कैंसर और सर्विक्स कैंसर है तो उसमें भी यूट्रस को छोड़ना बड़ा मुश्किल है, और फिर वो माँ
ऐसे तो नहीं बन सकती हैं, बट हाँ ऐसा आजकल एग फ्रीजिंग और बहुत कई तरीके हैं जिससे कि वो सरोगेसी और दूसरे तरीक़ों से माँ बन सकती हैं। तो डॉक्टर हम बात कर रहे थे कि जो लाइफस्टाइल में चेंजेस हो रहे हैं या फिर नया चलन फैशन कह लीजिए, उसमें तो एक और चीज़ है जो बड़ी कॉमन है और शायद उस पर बात नहीं होती है, वो है ब्रिजिलियन या फिर वेजाइनल वैक्सिंग की अगर हम बात करें तो वो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है आजकल। लेकिन क्या इससे कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है? देखिए, ब्राज़ीलियन वैक्स पे स्पेसिफिकली डायरेक्ट कोई कोरिलेशन तो कैंसर से के साथ नहीं निकाला गया है, बट मेरे पास जो महिला ब्राज़ीलियन वैक्स करके रोज़ाना में आती हैं, उनको वहाँ पर अल्सर, दाने, खारिश और ये सब कुछ प्रॉब्लम्स के साथ आती हैं जो कि ठीक नहीं हो रहे हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप ये काम जो है यही आपको इतनी इचिंग दे रहा है, जबकि आपको देखने में नहीं लग रहा है, बट हमको देखने में पता चल रहा है कि इनग्रोन हेयर्स हो रहे हैं और वो स्किन कई बार छिल जा रही है जिसकी वजह से वहाँ पर अल्सर्स बन रहे हैं। तो इस चीज़ को बंद कर दीजिए। सबसे बेस्ट तरीका वहाँ का हेयर्स को कम करने का है वो ट्रिमिंग है। सिजर्स लेके आप उसे छोटा छोटा खुद ही काट सकती हैं, और रेज़र लगाएंगे तो रेज़र से भी कुछ थोड़े बहुत नुकसान है, बट फिर भी कम है एज़ कम्पेयर टू ब्राज़ीलियन वैक्स, और उससे भी कम नुकसान है कि अगर आप बिल्कुल कट कर दें आप उसको सिजर से। जी, तो नहीं डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन क्या, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हर जगह पे लोग करा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। हाइजीन जो होता है वो लेवल हर जगह मेंटेन नहीं होता है, तो क्या अनहाइजीनिक सिचुएशन से चांसेस बढ़ सकते हैं? अनहाइजीनिक सिचुएशन से इन्फेक्शन होना, वल्वा का इन्फेक्शन होना, वजाइना का इन्फेक्शन होना काफ़ी कॉमन है, तो ये तो हो सकता है। बट HPV का इन्फेक्शन तो डायरेक्ट मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है, तो वो तो यूजुअली नहीं देखा गया है ब्राज़ीलियन वैक्स से। बट हाँ, अगर काफ़ी अनहाइजीनिक कंडीशन है तो ये भी पॉसिबल है कि HPV का इन्फेक्शन और कैंसर हो जाए। इसके अलावा इंटीमेट वॉश के लिए भी बहुत ज़्यादा आप सोशल मीडिया देख लीजिए, टीवी देख लीजिए, हर जगह पे आपको दिखेंगे इतने सारे एडवर्टाइजमेंट हैं कि अगर आपको जब तक कि आप ये वॉश बहुत ज़रूरी है आपके इंटरनल या इंटीमेट हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। इज इट सो? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैं देखती हूँ टीवी पे आता है ऐड, टीवी पे भी ऐड आ रहा है आजकल। एग्जैक्टली टीवी पे ऐड आ रहा है कि आप ये इंटीमेट वॉशेस यूज़ करिए, जैसे साबुन का आता था पहले, अब आजकल इंटीमेट वॉशेस का भी आ रहा है। और अगर यूट्यूब पे खोलें तो यूट्यूब पे भी यही दिखाया जाता है कि भाई ये यूज़ करो, इन्फ्लुएंसर दे रहे हैं कि ये वाला यूज़ करो, हम ये यूज़ करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा सुगंधित एरिया हो जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो हमारे डॉक्टर के हिसाब से ये सब कुछ चीज़ें नुकसानदायक भी हो सकती हैं। नुकसानदायक इसलिए हो सकती हैं क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं और इसके अंदर काफ़ी फ्रेगरेंसेस भी यूज़ की जाती हैं। ये सब चीज़ों से एलर्जी हो सकती है, कोई भी चीज़ है, और स्पेशली उन एरियाज़ में जो इतने सेंसिटिव है, उन एरियाज़ पे बहुत जल्दी ही एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, और कई लोग एलर्जिक रिएक्शंस लेके भी आते हैं। सबसे अच्छा रहता है कि आप उसे सिंपल पानी से साफ़ करें, क्योंकि अपने आप ही सेल्फ क्लीनिंग है होती है वजाइना में। सेल्फ क्लीनिंग होती है वजाइना में। अगर आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है महिला, तो क्योंकि उसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन है, तो आपके अंदर जो ग्लाइकोजन मतलब वजाइना की जो लाइनिंग होती है उसके अंदर लैक्टोबैसिलस नाम का ऑर्गेनिज्म होता है जो कि लैक्टिक एसिड बनाता है, हमारा पीएच को ठीक रखता है। तो अगर आप उस एज ग्रुप में, तो खुद ही आपके सेल्फ क्लीनिंग हो रही है, वो पीएच मेंटेन कर रहा है। आप कुछ कुछ चीज़ें उसमें डालेंगी, डूशेस करेंगी, उसे ओवर धोने की कोशिश करेंगी, तो ज़्यादा नुकसानदायक है। सोप भी यूज़ नहीं करना चाहिए। सोप भी यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको बहुत सिर्फ आउटर एरिया में भी ऐसे ध्यान से करें कि अंदर बिल्कुल ना जाए, वजाइना की तरफ ना जाए वो। और जब रिप्रोडक्टिव एज खत्म हो जाती है तो उसके बाद आपको सजेस्ट करते हैं? रिप्रोडक्टिव एज ख़त्म हो जाती है और अगर ज़्यादा ड्राइनेस और ज़्यादा महसूस हो रहा है कि प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हम उनको लोकल हार्मोन्स लगाने के लिए देते हैं, जिससे कि वो अपने आप बैलेंस बन जाता है। हम उस समय भी बहुत ज़्यादा वॉशेस के बारे में नहीं कहते। कभी कभी किसी को कई बार इन्फेक्शन बार बार हो रहे हैं, और तो हम कभी कभी लैक्टिक एसिड का वॉश डॉक्टर दे सकता है, बट यूजुअली हम इन चीज़ों का रिसर्च में बताया गया है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो ये लुब्रिकेटिंग जो क्रीम्स होती हैं, क्या इससे भी कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है? देखिए, ये जो लुब्रिकेटिंग क्रीम है, हम ज़्यादातर केसेस में सिलिकॉन से बनी हुई चीज़ें होती हैं, तो नुकसान हो सकता है, इससे नुकसान तो हो ही सकता है। तो इससे अगर आप कोई कॉस्मेटिक, जैसे कि आजकल ड्यूरेक्स और बहुत सारे ऐसे लुब्रिकेंट आते हैं जो आपको बाज़ार में केमिस्ट के यहाँ से मिल जाएंगे, उस तरह के लेने के बजाय आप अपने डॉक्टर से कहें कि मुझे लुब्रिकेंट लिख दीजिए, तो फार्मेसी के ग्रेड के आपको लुब्रिकेंट्स वो लिख देंगी, जो कि जिसमें कि KY जेली है, ल्यूबिक जेली है, मैंने आपको 2 तो बता ही दिए हैं। तीसरा जैसे नाम नहीं लेना चाहिए किसी भी नहीं, लेकिन अगर हम 1, 2, 3, 4 का ले पाए तो शायद बेटर रहेगा। ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। और हम
वेजिटेबल ऑयल, जिसमें कोकोनट ऑयल के बारे में भी मैं महिलाओं को बताती हूँ कि वो अपने, अगर वो उस मेनोपॉज हो गया है उनको और उनको ड्राइनेस होती है, तो वो कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। रोज़ नहाने के बाद अगर वो कोकोनट ऑयल से लुब्रिकेट कर लें अपने वजाइना को, तो वो स्थिति उनकी बेटर हो जाती है। अच्छा, ये तो सबसे आसान है और ये सबसे आसान है और हम सभी को बताते हैं। और हमारे स्पेशली जो हमारे पेशेंट्स जो कैंसर जिनको हुआ है और उनका ट्रीटमेंट हुआ है, तो उनको ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि ड्राइनेस ऑफ वजाइना होती है। तो ये रूटीनली हम बताते हैं कि अब आपको कोकोनट ऑयल रोज़ यूज़ करना है। हम सिर्फ बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, हम अंदर की बात भी कर रहे हैं इसमें। जी। तो मैम, जब हम लोग बात करते हैं ये सारी चीज़ों की, तो हाँ, एक और चीज़ जो कि बहुत सारी औरतों की ज़िंदगी का हिस्सा होता है, वो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब वो चाहे आई पिल हो या फिर इनफैक्ट एम्प्टी पिल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये किसी तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेना ये रिस्की हो सकता है, पर्टिकुलरली कैंसर के लिहाज से? देखिए, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, जो आपको 21 दिन खानी है और 7 दिन नहीं खानी है, जो आमतौर पे महिलाएं लेती हैं, सबसे कॉमन है। इसका सबसे अच्छा, मतलब बहुत अच्छा कॉन्ट्रासेप्शन है। 99% अगर आप ले रही हैं तो 99% आपका प्रिवेंशन हो जाता है और इसका फेल होने के चांसेस बहुत कम है। इसकी जो इतनी लंबी इस पर रिसर्च हुई है और इसका जो रिज़ल्ट आया बहुत ही जटिल है, इसको समझना बहुत जटिल है। तो मैं आपका इसके बाद में, जब पहले तो मैं आपको रिसर्च बता दूं, उसके बाद मैं आपको सिंपली बताऊंगी कि महिलाओं के लिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसमें ये बताया गया है कि ब्रेस्ट कैंसर को ये OCPL है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, बढ़ा सकती है। सर्विक्स कैंसर का रिस्क भी ये बढ़ा सकती है OCPL। तो ये दोनों के कैंसर के रिस्क को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और एंडोमेट्रियल कैंसर, मतलब यूट्रस का कैंसर, ओवरी के कैंसर के रिस्क को कम करती है अगर आप लंबे समय तक लेते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स है, किसी का बढ़ा रही है, किसी का घटा रही है। बट अगर आप OCPL नहीं ले रहे हैं और आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं और आपको प्रेगनेंसी लगातार होती जा रही है और मल्टीपल आपकी प्रेगनेंसी हो रही है, फिर बच्चा हो रहा है या फिर आप अबॉर्शन कर रहे हैं, वो उससे ज़्यादा घातक है। तो इसलिए, क्योंकि ये रिस्क को बहुत कम बढ़ा रही है, अगर ब्रेस्ट कैंसर के भी रिस्क को, उसको बहुत कम बढ़ा रही है और बहुत लंबे समय, 5 से 10 साल से ज़्यादा लेने पे बढ़ा रही है। तो अगर किसी को छोटे समय के लिए प्रिवेंट करनी है प्रेगनेंसी, तो ये OCPL लेने में कोई नुकसान नहीं है। और अगर बहुत लंबे टाइम तक ले रहे हैं तो उसको बीच में रोक लीजिए, या फिर आप कुछ साल के बाद में आप और IUCD और दूसरे तरह के कॉन्ट्रासेप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। 5 साल यूज़ करने के बाद कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इससे डर जाए महिलाएं कि हमको OCPL नहीं लेनी है, क्योंकि उसके ना लेने से और घातक परिणाम हो सकते हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसी होना, उसको डील करना, और मल्टीपल प्रेगनेंसीज मतलब डिलीवरीज होना, वो सब भी अपने आप में रिस्क है। इमरजेंसी पिल जो होती है, जैसे देखिए, एक इमरजेंसी पिल है, जब अगर आपका इंटरकॉर्स हुआ है और आप अनप्रोटेक्टेड हुआ है और आपने कुछ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं किया है, तो आप तब इमरजेंसी में लेती हैं वो पिल। बहुत, मैं तो ये कहूँगी कि बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर से ही लेनी चाहिए। अगर आप एक तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको खुद एक तो प्रोटेक्शन लेना एक तो याद भी रहेगा। ओवर द काउंटर अवेलेबल है, तो लोग इसी को रूटीन कॉन्ट्रासेप्शन की तरह यूज़ करती हैं महिलाएं। कुछ रूटीन का मतलब, जब भी हुआ, इंटरकॉर्स हुआ, गोली ले ली, फिर उसके बाद में हर 15 दिन बाद गोली ले ली। इससे उनका बिल्कुल पीरियड्स बिल्कुल गड़बड़ा जाते हैं। पेशेंट का ठीक करने के लिए हम चलते हैं, वो भी ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। एक बार भी गोली लेंगे तो भी आपका जो अगला पीरियड है उसमें आपको फ़र्क दिख जाएगा कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, पीरियड आपके रेगुलरिटी में फ़र्क आता है उससे। तो जो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है, ये इमरजेंसी का मतलब बहुत ही इमरजेंसी है तब लें, डॉक्टर के पास चले जाएँ। इसमें 72 आवर्स का अंतराल होता है, आप ले सकते हैं, डॉक्टर के पास चले जाएँ, पूछ लें। हमारी कंट्री में इसको इसलिए चालू किया गया था कि बहुत अनवांटेड प्रेगनेंसी हो रही थी, तो ये कहा था कि भाई आप उससे तो बेटर है आप ले लो, आपके पीरियड्स गड़बड़ा जाएंगे, उसका जो भी होगा। बट अगर मतलब पढ़ी लिखी महिला है तो उसे बिल्कुल उसको पता होना चाहिए क्या कॉन्ट्रासेप्शन उसे यूज़ करना है। वो बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर सकती है, कॉन्डम यूज़ कर सकती है, OCP यूज़ कर सकती है, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकती है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। और MTP पिल तो कभी ओवर द काउंटर ख़रीदनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सबसे बड़ा मतलब मैं आपको ये कहूँगी कि अगर सरकार ने तो एक डॉक्टर भी इसको लिखे ना MTP पिल को, तो ऐसे ही नहीं लिख सकता है वो, उसको भी सब कुछ चीज़ें कंफर्म करके, सारी बातें करके उसको तब लिखनी होती है, अल्ट्रासाउंड करवा के लिखनी होती है कि भाई यूट्रस के अंदर ही प्रेगनेंसी है तभी हम दे रहे हैं। समझ लीजिए ट्यूब में प्रेगनेंसी हम दे रहे हैं और पेशेंट तो आपका कोलैप्स करके अस्पताल में आ सकता है। अगर पेशेंट ने MTP पिल खुद खरीद लेकर खा ली और उसको हैवी ब्लीडिंग हुई,
तो वो तो वहीं पर कोलैप्स हो सकती है महिला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर की सलाह में लें। अगर वो आपको सब बताएंगे, डॉक्टर के पास जाओगे तो सब बताएंगे कि क्या प्रिकॉशन लेने हैं, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो क्या करना है, वो सब कुछ चीज़ आपको बताएंगे। अगर आपने खुद ले ली, आपको कुछ पता नहीं है, आपको साइड इफ़ेक्ट्स का भी पता नहीं चलेगा, और कब ये चीज़ बहुत ही प्राण घातक भी हो सकती है नहीं पता चलेगा। राइट। अच्छा, हम स्मोकिंग की बात कर रहे थे, तो नॉर्मली स्मोकिंग से लोगों को लगता है कि सिगरेट की बात है, लेकिन आजकल तो आजकल तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रेंड में हैं। लोग हुक्का बार चले जाते हैं, वेप आप यंगस्टर्स में बहुत कॉमन है। कॉलेज के बाहर आप दिख जाएंगे बच्चे साथ में, लड़कियां उसमें शामिल होती हैं। तो क्या स्मोकिंग जो एक ट्रेडिशनल तरीका है, कन्वेंशनल तरीका है, उस तरीके से स्मोक करते हैं, वो ज़्यादा नुकसान देगा, या फिर ये जो दूसरे तरीके हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट हो, वेप की हम लोग बात कर रहे हैं, वो ये सब ज़्यादा खतरनाक होगा? देखिए, जो निकोटीन के साथ मिल रहा है फिर सिगरेट, वो तो उतनी ही खतरनाक है, बल्कि जो हम हुक्का वगैरह है जिसमें कैफ़ीन वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वो तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। वो एक नॉर्मल फ़िल्टर सिगरेट से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। वहाँ कोई फिल्टर नहीं होता है ना, उसमें कोई फ़िल्टर नहीं होता है, वो डायरेक्टली सारी चीज़ें आपके अंदर जा रही हैं। बड़े बड़े जो माइक्रोन्स में जो पार्टिकल्स हैं वो भी अंदर जा रहे हैं आपके। तो और दूसरा, आजकल कुछ फ्लेवर्ड सिगरेट्स या वेप्स भी होते हैं जिसको लोग कहते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इससे कैंसर नहीं होगा, बट वो वेप्स भी उतने ही खतरनाक हैं, उसके अंदर भी केमिकल ही हैं। और ये हेल्थ एडवाइजरी में उनके लिए भी मनाही ही है, उनको लेना रिकमेंडेड, उनके ऊपर कोई वो नहीं है कि ये आपके लिए ये आप ले सकते हैं, वो भी आपको नहीं लेना है, क्योंकि उससे भी नुकसान होता है, उससे भी कैंसर होता है। किसी भी फॉर्म में जो है आपको, किसी भी फॉर्म में आपको अवॉइड करना है। थोड़ा मैं कहूँगी कि अगर किसी को लेनी है तो वो कहते हैं कि बिना निकोटीन का ले लीजिए आप, बट फिर वो निकोटीन नहीं होगा तो फिर आपको वो किक मिलेगी भी नहीं। तो बेहतर तो ये कि आप ना लें ना किसी लें। तरीके से। सो एक और पर्सनल क्वेश्चन आता है। पर्सनल क्या है, सोशल मीडिया पे आजकल कुछ पर्सनल बचा ही नहीं है। आप जी। जाके देखेंगे तो इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, और सबसे बड़ी बात है ना कि उसमें मिथ बहुत सारे होते हैं। तो अब वो जो मिथ है उनको करेक्ट करने का काम तो आप जैसे एक्सपर्ट करेंगे। तो इधर मैं कहीं देख रही थी कोई रील बहुत वायरल हो रही थी जिसमें कहा जाता है कि अगर लेडीज़ के लिए बात कर रहे हैं कि मास्टरबेशन से उनको भी चांसेस होते हैं कैंसर होने के। इज इट सो? देखिए, मास्टरबेशन से अपना डायरेक्ट कोई लिंक तो नहीं है, बट मैं ये कहूँगी कि आजकल जिस तरह के टॉयज़ या कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं, अगर वो हाइजीनिक नहीं है और एक महिला से दूसरी महिला में यूज़ हो रही हैं, तो एक महिला का HPV दूसरे में जा सकता है और वो कैंसर फैला सकता है। और कोई क्रोनिक इरिटेशन आप कर रहे हैं किसी भी टॉय से या किसी भी चीज़ से अगर आप कर रहे हैं इरिटेशन, तो उससे कैंसर तो हो सकता है। ओके, ठीक है। अब बात करेंगे थोड़ी सी वर्किंग वुमेन की, क्योंकि आजकल तो बहुत सारी महिलाएं ज़्यादातर काम करती हैं और बहुत बिजी होती हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता अपने पे ध्यान देने का या करने का। तो ध्यान तो बाद में देंगे, पहले तो कुछ ऐसे काम होते हैं जिनकी वजह से कि चांसेस बढ़ सकते हैं कैंसर, जैसे क्या कहते हैं कि लेट नाइट होल नाइट ड्यूटी जो करते हैं, तो उससे भी एक पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कैंसर होने की। तो क्या वजह है? ये बिल्कुल डायरेक्टली लिंक्ड है कि आपको रात को, अगर आप रात की शिफ्ट कर रहे हैं तो कैंसर का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये डायरेक्ट लिंक है। तो बल्कि आजकल तो ये बात होने लगी है कि जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं तो उन्हें कोई एक एडिशनल बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हैं। रात का काम करने से नुकसान है। लिंक कैसे है? इसका लिंक ऐसे है कि अगर आपकी सर्केडियन रिदम ख़राब होती है तो आपके हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं और आपकी इम्यूनिटी जो है, रोग प्रतिरोधक शक्ति है, वो ख़राब होती है, और उससे डायरेक्ट लिंक हो सकता है कि सारे कोई भी एबनॉर्मलिटी, आपके कैंसर सेल्स कुछ वो भी अंदर एबनॉर्मल हो रहा है वो आपका सामने आ जाएगा। और मतलब जीन्स के अंदर फ़र्क पड़ता है, हमारे अंदर जो जीन्स के अंदर चेंज आ जाता है जिसकी वजह से कैंसर सेल में तब्दील होता है एक नॉर्मल सेल्स, उसकी वजह से आता है। तो ये अगर आप रात को नहीं सो रहे हैं तो आपके पास स्ट्रेस पड़ता है, वो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम होती है। और मान लीजिए किसी का लाइफस्टाइल ही ऐसा है, मजबूरी है, मतलब आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है, आप जॉब भी नहीं तुरंत चेंज कर सकते हैं, तो क्या चेंजेस कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में, क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं ताकि वो रात को वो सोएं, अपनी बाकी चीज़ें ठीक कर लें, वो बाकी चीज़ों की लाइफस्टाइल में खाना पीना ठीक करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें, और रात दिन में सो रहे हैं तो भी सोएं, पूरा सोएं। ये है मेन। तो बाकी तो एक रिस्क तो बढ़ ही गया है, उसको रिस्क को टोटली तो नहीं नकारा जा सकता है। अब दूसरी चीज़ आती है इसके साथ, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। क्योंकि आप 8 घंटे 10 घंटे लगातार बैठे हुए हैं एक जगह पे अपनी सीट पर बैठ के काम कर रहे हैं, तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल से भी चांसेस ज़्यादा है। बिल्कुल। ये देखिए, सेडेंट्री लाइफस्टाइल को कहा आजकल, आपने देखा होगा, लगा अभी ये एज इज़ लाइक स्मोकिंग, कि अगर आप 10-20 सिगरेट रोज पी रहे हैं, अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा बैठते हैं तो आपको सभी तरह के कैंसर जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल से होते हैं उनका रिस्क बढ़ जाता है। स्मोकिंग से रिलेटेड जो रिस्क हैं, मतलब कि ब्लड प्रेशर बढ़ना, कार्डियक मतलब हार्ट अटैक होना, स्ट्रोक होना, डायबिटीज़ होना, यूट्रस का कैंसर
अगर वेट बढ़ता है तो वो होना, हार्मोन के सारे हार्मोन का इम्बैलेंस होना, सब कुछ चीज़ इससे रिलेटेड है। अगर आप बहुत देर तक बैठे हुए हैं तो सारे रिस्क आपको हो जाते हैं। तो उसके लिए सॉल्यूशन होगा कि आप एक्सरसाइज करें, ब्रेक लें बीच में, बीच में और रहें। एक्टिव रहें। जो बीच में आप चलते फिरते रहें, हर घंटे पे आजकल वॉचेस और ये सब पहनने लोग के हर घंटे पे वो आपको रिमाइंड करें कि अभी आपको उठने का टाइम हो गया अच्छा, है। आपने वॉचेस का जिक्र किया, तब ये दूसरा एक मिथ शायद मिथ होगा, वो भी मेरे मन में आता है। मैंने कहीं पे वो भी देखा था कि जो आप लगातार स्मार्ट वॉच पहनते हैं तो ये भी आपकी बहुत सारी बीमारियों के रिस्क, कैंसर तो आई डोंट नो डायरेक्ट लिंक है नहीं, लेकिन बहुत सारी बीमारियों का रिस्क बढ़ा देता है। ऐसा है देखिए, ऐसा तो वैसे मैंने देखा नहीं है, बट हम तो इतनी सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं आजकल, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उससे भी कुछ रेडिएशन निकल रहे हैं, और ये जो हमारे वॉच हैं वो ब्लूटूथ पे काम कर रहे हैं, तो कोई ना कोई रेडिएशन तो इससे निकल ही रहा होगा। और अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो तो आप सही कह रहे हैं। और वॉच तो ज़्यादातर 24 घंटे और लगातार पहनी जा रही है, तो उससे नुकसान तो। एक और डायरेक्ट नुकसान जो मैंने फील किया वो ये कि जब आप पहनते हैं तो हर एक सेकंड बाद आप कुछ उसमें देख रहे होते हैं, तो आप लगातार कहीं मेंटल पीस तो आपकी उसी मोमेंट पे चली जाती है। मैंने छोड़ दिया इसलिए पहनना। हाँ, आप सही कह रहे हो। आप वो चेक भी करते हैं कि कितना आपने स्टेप्स कर लिए हैं, अभी आपका रात को कितना सोए हैं, क्या है, वो सब कुछ चीज़ें आप एक्चुअली अपना कैसा महसूस कर रहे हैं वो आप उसको देख के आपको होता है कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। उसको देखकर आपको वो मिलता है, जैसे एक नोटिफिकेशन का एक डोपामिन रिलीज होता है ना, तो वैसे ही वॉच से भी डोपामिन, आजकल लोग लगता है कि डोपामिन रिलीज होता है। तो वर्किंग वुमेन के लिए कोई एक ऐसा टेस्ट आप बता सकते हैं, क्योंकि बिजी बहुत होती हैं, पूरे सारे जाके टेस्ट डिटेल में कराने का टाइम नहीं होता है, तो कौन सा टेस्ट कराना चाहिए उन्हें कि रिस्क उनके कम हो जाए कैंसर के? वर्किंग वुमेन का मैंने जो अभी तक सारी बात हुई है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल से बात हुई है, खाने पीने पे बात हुई है, और एक्सरसाइज ज़रूर करें। और अपना स्ट्रेस कम करने के लिए जो भी आपका स्ट्रेस कम करती है, या तो आप कोई हॉबी कर सकते हैं, काम के अलावा कोई काम करें, और या फिर स्ट्रेस कम करने के लिए प्राणायाम भी कर सकते हैं, वो सब चीज़ें करें। उसके अलावा डॉक्टर के पास अगर आप 25 वर्ष से ज़्यादा किए हैं, इंडियन गाइडलाइंस के हिसाब से 25 वर्ष के बाद आपको हर 3 साल में पैप स्मेयर कराना चाहिए, और हर 2-3 साल में आप एक अल्ट्रासाउंड वगैरह करा लें पेट का। कोई दिक्कत हो और कोई सिम्टम हो और लंबे समय तो 2-3 हफ्ते तक या लंबे समय तक वो रह रहा है, तो डॉक्टर के पास जाएं। और 40 वर्ष के बाद तो हर साल डॉक्टर के पास जाएं, एक बार अपना चेकअप करा लें, देख लें क्या कोई उनको एडवाइस देनी होगी, आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो बता देंगे आपको। तो और 40 वर्ष के बाद मेमोग्राफी भी हर साल करानी चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है, और उससे बचाव अगर आप मेमोग्राफी कराते हैं तो पता चल जाएगा जल्दी। राइट। थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे उस पर, लेकिन पहले अभी आपने कहा कि 25 साल के बाद है तो आप पेप स्मेयर करा लें 3 साल में। आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तभी कराना है, या एक्टिव नहीं है तो भी कराना है? एक्टिव कभी रही हैं तो करा सकते हैं, अगर बिल्कुल अभी तक 25 वर्ष तक एक्टिव नहीं ही रही हैं तो पेप स्मेयर ना कराएं। तो आप अगर बिल्कुल एक्टिव नहीं रही हैं तो आप HPV वैक्सीनेशन ले सकती हैं। बिल्कुल आ रहे हैं वैक्सीन पे, क्योंकि आपका एक्सपर्टीज़ तो है वो यही है कि आप गायनी कैंसर जो है उसको ट्रीट करती हैं। तो एक तो ये बताएं कि गायनी कैंसर में कौन कौन से कैंसर आएंगे? गायनी कैंसर में आते हैं सर्विक्स का कैंसर, मीन्स बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर जिसको यूट्रस का कैंसर कहा जाता है, अंडेदानी का कैंसर, ओवरी का कैंसर, वजाइना मतलब योनि मार्ग है, और वल्वा मतलब बाहर का जो एरिया है हमारा उसको वल्वा बोलते हैं, उन सब के कैंसर आते हैं गायनी कैंसर के अंदर। और सबसे ज़्यादा रिस्क कौन सा होता है इसमें? महिलाओं में सबसे ज़्यादा रिस्क इंडिया में सर्विक्स कैंसर है, जो सबसे मतलब टोटली प्रिवेंटेबल है। और शायद यही रीज़न है कि गवर्नमेंट ने जो है इसको रोकने के लिए वैक्सीनेशन और पैप स्मेयर भी, और ये सब कुछ चीज़ें आजकल चल रही हैं कि आपको पैप स्मेयर भी कराना है, वैक्सीनेशन भी, इसके लिए बहुत जागरूकता फैलाई जा रही है। तो पहले थोड़ा सा वैक्सीन के बारे में जान लेते हैं कि वैक्सीन अगर लगवानी है तो किस एज में लगवानी चाहिए, और अगर आप थोड़ा लेट हो जाते हैं तो क्या तब भी लगवा सकते हैं? बेस्ट टाइम, सर्वोत्तम समय है 9 से 14 वर्ष की उम्र में, जब उस समय जब लड़की का सेक्सुअल लाइफ से पहले की बात है, तब सबसे बेस्ट टाइम है। 2 वजह हैं, एक तो उस समय उनका HPV से कोई सामना नहीं हुआ है, तो आप भी जानते हैं जब कोविड हुआ था तो कोविड होने से पहले अगर वैक्सीन लगा लें तो ज़्यादा प्रभावी है। मतलब HPV के इन्फेक्शन होने के बाद आप लगाएंगी तो उतना प्रभावी नहीं है, अगर आप इन्फेक्शन होने से पहले लगा लेंगी 9 से 14 वर्ष के बीच में। दूसरा, जो हम कम उम्र की लड़कियां होती हैं उनके अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है किसी वैक्सीन का वो बहुत अच्छा होता है, तो एक डोज में ही उनका ऐसे शूटअप कर जाता है इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी डेवलप कर लेती हैं और उनको बहुत सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तभी रहती है। कम डोज आपको लगाएंगे और आपका फ़ायदा हो जाएगा, पूरी ज़िंदगी के लिए फ़ायदा हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि 14 साल से कम है तो शायद 2 डोज लगवाएं। हाँ जी, तो कम हो गई हैं डोज, 14 साल से कम है 2 डोज देनी है, उससे ज़्यादा का उम्र है। अगर 15 बर्थडे निकल गया
तो फिर आप 3 डोज लीजिए। तो बेस्ट समय तो वो है, उसके बाद में भी लगाई जा सकती है। उसके बाद में अगर लगाई जाती है तो उसे कैचअप वैक्सीनेशन बोलते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने टाइम पे, बेस्ट टाइम पे नहीं ले पाई हैं किसी वजह से, या तो वो पूरा नहीं कर पाई अपना डोज शेड्यूल, एक ली या आधे ली या जैसे भी, या फिर उन्होंने ले नहीं पाई। तो उसमें बेस्ट टाइम है कि आप 26 वर्ष से पहले ले लें। 26 वर्ष से पहले इसलिए कहते हैं क्योंकि HPV का इन्फेक्शन अगर होता है तो उसको कैंसर में, सेल को कैंसर में तब्दील होने में उसे 10 से 15 वर्ष लगते हैं। तो आप तब भी अगर लगवाएंगी तो भी प्रभावी रहेगी। अगर 26 के भी बाद लगा रही हैं आप, 45 वर्ष तक लगा सकती हैं। बट कंपैरेटिवली जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और जैसे जैसे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स और बच्चे हो गए, वो सब कुछ चीज़ें हो चुकी होती हैं, उसके बाद HPV का इन्फेक्शन अमूमन में हो चुका होता है तो वैक्सीनेशन उतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं होती, इम्यून रिस्पॉन्स भी उतना अच्छा नहीं बनाती। तो बेस्ट टाइम है पहले ले लें, 15 से पहले ले लें। उसके बाद अगर कोई का रह गया है तो 26 तक ले लें। उसके बाद में आप 26 के बाद अगर लेनी है डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर आपको यही बताएंगे कि देखिए नुकसान कुछ नहीं है बट फ़ायदा लिमिटेड ही होगा, क्योंकि अगर आपको HPV का इन्फेक्शन पहले हो चुका है तो आपकी इम्यूनिटी पहले ही डेवलप हो गई है। अगर कोई कोर्स पूरा नहीं कर पाता है, मान लीजिए किसी ने 3 की जगह 2 ही लिया या 1 लिया, तो वो भी, उसका भी कुछ फ़ायदा होगा या फिर उसका कोई फ़ायदा? अगर उसने एक कोई मिस की है और वो देखिए 2 डोज जो हैं कि एक पहली वाली और एक 6 महीने बाद वाली, वो 2 हम कहते हैं कि 2 तो ये मिनिमम है, ले लीजिए। बट अगर 15 से कम है तो एक डोज पे भी उसको हम कहते हैं कि उसकी 90% प्रोटेक्शन हो गई है। ये इंडियन स्टडी में ही आया था कि आप 15 वर्ष से कम में एक डोज भी दे सकते हैं। तो हो सकता है कि हमारा जो इंडियन यूनिवर्सल वैक्सीनेशन शेड्यूल, जिसमें भारत, जिसको मतलब गवर्नमेंट करती है, तो उसमें कम नंबर ऑफ डोजेस का भी हो सकता है कि वो आ जाए। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल है कि जो ये कहा जा रहा है, हालांकि खुल के सामने किसी ने नहीं कहा है, पर मेरी कुछ बात हुई थी कुछ एक्सपर्ट से, तो उनका कहना था कि जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है डोज, वो वैक्सीन सॉरी, वो उतना इफेक्टिव नहीं है। वो कुछ ही लिमिटेड वायरस के अगेंस्ट 4 या 5 कुछ ऐसा है नंबर, उसके अगेंस्ट काम करती है। जबकि आप जो बाहर जाके खुद से लेते हैं, प्राइवेट कंपनी की लेते हैं, एक्सपेंसिव ज़रूर है लेकिन वो ज़्यादा वायरस के अगेंस्ट एक्टिव है। देखिए ऐसा नहीं है, मैं ये समझाना चाहूँगी कि जो 70 to 80% कैंसर हैं वो HPV 16 और 18 से होते हैं। ठीक है, तो 16-18 से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कैंसर होते हैं। तो जो पहले भी अब तक वैक्सीन आ रही थी वो गार्डासिल 4 नाम से जो वैक्सीन है, और जो सर्वावैक अब हमारी वैक्सीन आई है उसमें 4 वैक्सीन वायरसेस के लिए है, 6, 11 और 16, 18। ये जो हमारे वॉट्स हो जाते हैं उससे बचाव करती है और सर्विक्स कैंसर से बचाव करती है। और कुछ और भी स्ट्रेन्स हैं जिसमें कि गार्डासिल 9 ने 9 स्ट्रेन्स निकाले हैं, मतलब 9 स्ट्रेन से प्रोटेक्शन देती है। तो कुछ थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं उससे गार्डासिल 9 दे देती है, बट अच्छी खासी भरपूर प्रोटेक्शन सर्वावैक भी देगी, क्योंकि जिससे सबसे ज़्यादा कैंसर होता है उससे तो प्रोटेक्शन दे देगी। जो सबसे ज़्यादा भयावह हैं उनसे तो प्रोटेक्शन देती है सर्वावैक। गार्डासिल 9 उससे थोड़ी सी बेटर है बट इतनी भी नहीं। अगर किसी के पास फाइनेंशियली अगर वो लगवा सकता है तो गार्डासिल 9 ही अच्छी है, क्योंकि 10,000 के करीब उसका कॉस्ट है। सर्वावैक का केवल जो इंडियन वैक्सीन है उसका 2,000 के करीब कॉस्ट है। सर्वावैक के ऊपर भी काफ़ी सारा रिसर्च हुई है, बट गार्डासिल क्योंकि बहुत सालों से, डेकेड से मार्केट में है, तो उसकी रिसर्च काफ़ी सालों पुरानी है। बिल्कुल। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है, वो सवाल ये कि मान लीजिए कोई मल्टीपल पार्टनर नहीं है किसी के, और वो अपना हाइजीन भी मेंटेन करते हैं, किसी भी तरह का रिस्क नहीं है, स्मोकिंग नहीं है, ड्रिंकिंग नहीं है, फैमिली प्लान कर लिया है, सब कुछ नियर अबाउट परफेक्ट है, तो क्या उनको भी वैक्सीन लगवाना चाहिए? उनको भी वैक्सीन लगवाना चाहिए। अगर वो 26 साल से पहले है तो उनको भी वैक्सीन लगवाना चाहिए, क्योंकि ये HPV का अगर एक सिंगल पार्टनर भी है तो भी HPV का वैक्सीन का जो इन्फेक्शन है बहुत ही कॉमन होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो एक पार्टनर से भी हो सकता है आपको। तो मैं ये कहूँगी कि सभी को लगवाना चाहिए, कोई भी एक अछूता नहीं है। कि एक दूसरी चीज़ होती है हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होना, कि अगर सबके अंदर, मतलब जो पोलियो में था कि एक बच्चा भी नहीं छूटना चाहिए, अगर एक बच्चा भी छूट जाता है तो और दूसरे लोगों को मतलब ये चीज़ संक्रमित कर सकता है। अगर एक बच्चा भी नहीं छूटेगा तो हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी, कॉमन इम्यूनिटी पूरे एरिया की हो जाएगी। तो वही है इसमें भी, सर्विक्स कैंसर में अगर हम सबको इम्यूनिटी दे देंगे, जिसमें कि मेल्स भी हैं, मेल्स भी अगर इम्यून हो जाते हैं तो मेल्स को भी HPV इन्फेक्शन नहीं होगा, वो फिर फीमेल्स को नहीं देंगे। तो अभी आगे दूसरे देशों में तो मेल्स को भी दी जाती है, यहाँ पर रिसोर्स अगर जहाँ पर कम है वहाँ पे फीमेल्स पे ही बात चर्चा हो रही है। अभी कुछ दिन बाद
मेल्स के ऊपर भी चर्चा होगी कि मेल्स लगवाएंगे तो फीमेल्स की प्रोटेक्शन होती है उससे। नहीं, ये खैर अच्छी बात है, और आजकल तो थोड़ा सा लोग भी अवेयर हो गए जी। हैं, मेल्स भी जो है उस तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हाँ हैं। जी। अदरवाइज पहले तो क्या होता था, हम फैमिली प्लानिंग की बात करते थे तो वो भी पूरा जिम्मा सिर्फ लेडीज़ के ऊपर ही लेडीज़ के होता होता था। था। जी जी, बिल्कुल। तो हम बात करते हैं पेप्समियर टेस्ट की। पेप्समियर टेस्ट अगर हम अमूमन प्राइवेट में कराने जाते हैं तो कितना टाइम लगता है और कितना चार्जेस होता है? आप बस एग्जामिनेशन के लिए जैसे लेटती हैं, एग्जामिनेशन टेबल में गायनी के लेटती हैं, उसी समय कर लिया जाता है। उसमें एक 30 सेकंड भी नहीं लगते हैं। तो 30 सेकंड लगते हैं बस। डॉक्टर के पास पहुंचने में आपको जो वक्त लगेगा वो लगेगा। डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद वो आपसे जो बात करेंगे और टेबल पे लेटने के बाद 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। और ज़्यादा कोई पेनफुल प्रोसीजर भी नहीं है। अगर आपकी डॉक्टर आपकी एंग्जाइटी को रिलीव करेंगी और आप अच्छे से रिलैक्स करेंगे तो कोई पेन नहीं होगा आपको, कोई भी पेन नहीं होगा। थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट आपको फील हो सकता है क्योंकि कुछ इंट्रोड्यूस करा जाएगा हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है। बाकी पेन वगैरह कुछ नहीं होता है, इससे डरे ना। हाँ, चार्ज कॉस्ट क्या होगी इसकी? देखिए, जो हर डॉक्टर की अपनी अलग फीस होती है, तो आपकी डॉक्टर की फीस तो है जो है, बट चार्ज यूजुअली अगर 1000 से लेके 2000 के बीच में है। अच्छा, क्या जब हम लोग ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए अमूमन कहा जाता है कि आपको सेल्फ एग्जामिनेशन इज़ द बेस्ट एग्जामिनेशन। खुद से आप कर लीजिए, उसका एक तरीका है जो कि आपकी गायनी है, आपकी डॉक्टर भी कोई मतलब कैंसर वाले जो कि आपकी गायनी या फिर आपके ऑन्कोलॉजिस्ट आपको बता देते हैं, राइट? जनरल फिजिशियन भी बता देते हैं। लेकिन क्या अगर हम लोग गायनी से रिलेटेड जो कैंसर है उनकी बात करें तो उनको भी हम कोई ऐसा तरीका है कि बिना किसी टेस्ट के हम पता कर सकें? देखिए, ब्रेस्ट का तो आपने जैसे बोला एग्जामिनेशन सेल्फ एग्जामिनेशन है, ऐसे ही केवल हम बाहर की चीज़ों का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ब्रेस्ट बाहर है तो आप कर सकते हैं। वल्वा का एग्जामिनेशन किया जा सकता है। हर लड़की को और हर महिला को मैं ये बताती हूँ कि आप बहुत सारी जो भी आपका बाथरूम है उसमें बहुत एडिक्वेट लाइट होनी चाहिए जिससे कि आप उसका परीक्षण कर सकें। कुछ उसमें बदलाव तो नहीं आ रहे हैं, आपके बाहर से जो चीज़ें दिख रही हैं उसमें कोई बदलाव तो नहीं है, उसके अंदर कोई लालिमा तो नहीं है, उसमें कोई सफ़ेदपन तो नहीं है, उसका कलर चेंज तो नहीं हो रहा, कोई दाना तो नहीं है, वो सब कुछ चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो ऐसे में वल्वा कैंसर या फिर उससे संबंधित वल्वा से संबंधित कोई भी इन्फेक्शन भी है तो भी आप बाहर से देख के बता सकती हैं। उसके लिए अगर कोई महिला नहीं देख पा रही है, हाइजीन को भी अगर आप नहीं देखते हैं ना, आपको पता नहीं चलेगा आपने साफ़ किया है कि नहीं। आपका एरिया साफ़ है नहीं, आपको उसको देखना पड़ेगा। तो महिला कुछ ऐसी हैं कि बस नहा लिया, मुंह अच्छे से साफ़ कर लिया, बाकी चीज़ें आपने साफ़ कर लिया, बट आप तो आपको दिखाई देता है कि मुंह ऐसे साफ़ हो गया है, बाल साफ़ हो गए हैं। उस एरिया को आपको जब तक आप चेक नहीं करेंगी ना, आपको पता नहीं चलेगा साफ़ है कि नहीं। महिला आती है हमारे टेबल पे लेटती है, हम उससे कहते हैं आपकी हाइजीन अच्छी नहीं है। वो कहती है कि डॉक्टर साहब मैं तो साफ़ करती हूँ रोज़, बट मैं कहती हूँ आप देख नहीं रहे हो कि आप साफ़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तभी आपको लग रहा है कि आप साफ़ कर रही हो, बट साफ़ नहीं है, वहाँ पर है गंदगी, सिक्रीशंस वहाँ पे जमे हुए हैं, आपको साफ़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास मिरर होना चाहिए, मिरर से चेक कर लें अगर आप नहीं देख पा रही हैं उसको, अदरवाइज़ आप खुद उसको विजुअली चेक करें। तो बाहर का एरिया और इन्फेक्शन और हाइजीन को तो आप देख सकती हो, बाकी अंदर की बीमारी जो है वो बहुत सारी चीज़ों में बाहर से नहीं दिखाई देगी, आपको सिम्टम आएंगे। सिम्टम को पहचानना आना चाहिए जिससे कि आप सही टाइम पे डॉक्टर के पास जा सकें। और ये सिम्टम क्या होंगे? सिम्टम तो शायद अलग अलग भी होंगे, अलग अलग होते हैं, बट मैं आपको महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वाले सिम्टम बता देती हूँ। यूट्रस और सर्विक्स जो है उससे हमारे माहवारी से संबंधित सिम्टम होते हैं। यूट्रस में आपकी माहवारी बहुत ज़्यादा आ जाना, या फिर माहवारी चालू हुई और 10-15 दिन बाद फिर से हो गई, मतलब माहवारी हो रही है और नहीं हो रही है, बिल्कुल इरेगुलर हो गए हैं पीरियड्स। या फिर हस्बैंड से मिलने के बाद में आपको कोई स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रही है, या फिर पीरियड्स ख़त्म हो गए हैं, मेनोपॉज हो गया, उसके बाद में आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रही है, बहुत एक्सेसिव डिस्चार्ज है जिसमें कि फाउल स्मेल भी है और वो ठीक नहीं हो रहा है, बहुत आपने एंटीबायोटिक भी ली बट फिर भी डिस्चार्ज है, आपकी फैंटी गीली हो रही है, तो ये सब सर्विक्स और एंडोमेट्रियम के कैंसर से हो सकते हैं। ओवरी के कैंसर में बिल्कुल ही वेग सिम्टम होते हैं, महिला को कुछ समझ में नहीं आता है शुरू में, पेट फूलना, खाना पचना नहीं, ऐसा लगना कि मुझे गैस्ट्राइटिस हो रही है, मुझे पेंटॉप की गोली खा लेती हूँ तो उससे ठीक हो जाएगा, डाइजीन पी लेते हैं हमें गैस्ट्राइटिस हो रही है, पेट भरा भरा लगता है, एक रोटी खाने के बाद ही पेट भर जाता है, पेट फूल रहा है, थोड़ा हल्का दर्द हो जाता है ज़्यादा खाने के बाद, कभी जी मिचला जाता है। तो ये अगर इस तरह के सिम्टम आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक रह रहे हैं तो अब 2 हफ्ते बाद ही आप अल्ट्रासाउंड करवा लें, उससे पता चल जाएगा कि आपकी ओवरी ठीक है कि नहीं है, पेट में कोई और समस्या तो नहीं है। ये तो हो गए। और वल्वा का वजाइना का तो देख ही लेते हैं कि वहाँ पर खारिश बहुत ज़्यादा होना और अल्सर होना है, अगर वल्वा का है या वजाइना का उसका वो है सिम्टम।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि नॉर्मली क्या होता है जब ब्लोटिंग होती है, किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा इशू होता है, गैस होता है आपको, ये तो हमें क्या सबको लगता है कि ये तो कुछ गैस्ट्रो से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये कैंसर से भी लिंक्ड हो सकती है। ये इस पर तो देखिए बहुत सारे मरीज जो मेरे ओवरी कैंसर के, वो पहले गैस्ट्रो को दिखाते हैं, गैस्ट्रो का इलाज करके फिर हमारे पास आते हैं, वही लोग हमें रेफ़र करते हैं क्योंकि वो लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें ओवरी का कैंसर निकलता है। तो ज़्यादातर लोगों को लगता है गैस्ट्रो से संबंधित है। किसी भी को दिखाएं, गैस्ट्रो को दिखाएं या जनरल फिजिशियन को दिखाएं, बट अगर लंबे समय तक है तो उसे खुद अपने नुस्खों से, इनो से, इन सब चीज़ों से ठीक करने के बजाय आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको सही गाइड कर देंगे। राइट। तो इसमें अगर हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो सर्विकल कैंसर के अलावा बाकी का प्रिवेंशन एज सच, मतलब सिवाय लाइफस्टाइल के, लेकिन कोई अभी वैक्सीन तो नहीं है किसी और के लिए अवेलेबल? वैक्सीन नहीं अवेलेबल है, बट ओवरी कैंसर की वैक्सीन आ सकती है, अब जल्दी आ सकती है। बहुत अच्छी खबर है अगर ऐसा होता है तो। अच्छा, जब हम वैक्सीन की बात करें तो रिसेंटली एक खबर आई थी जो काफ़ी चर्चा में थी, और वो थी कि रशिया ने एक ऐसा वैक्सीन बनाई है जिसे लगाएंगे तो वो कैंसर ठीक हो जाएगा। तो ऐसा है क्या? हाँ, ऐसी न्यूज़ आई थी, और पिछले साल ही उन्होंने उस पर एक्चुअली अब तक उन्होंने एनिमल स्टडीज़ की हैं, और उन्होंने उसमें ये जाना है कि इससे अगर वो स्पेसिफिक तरह के कैंसर के अंदर, मतलब वो उसके एंटीजेंस को निकालते हैं कैंसर के, और फिर उन एंटीजेंस को लगा के वो इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। तो इम्यूनिटी जब वो करते हैं तो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, और फिर वो जब इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो कैंसर के सेल्स को भी हमारी बॉडी में मार देंगे। तो पर्सनलाइज्ड वैक्सीन होती है। ये वैक्सीन के ऊपर उन्होंने अभी ह्यूमन स्टडीज़ करनी शुरू करी हैं। जब ये लंबी स्टडीज़ हो जाएंगी इस पर और पता चल जाएगा ये सेफ़ है और कितना इफ़ेक्टिव है, तो ये हम लोगों को मिलेगा। तो कई लोग मुझसे कहते हैं कि आते हैं पेशेंट हमारे पास कि हमें वो वैक्सीन लगा दीजिए जो नहीं आई है अभी मार्केट में। तो अभी वो वैक्सीन नहीं आई है, यहाँ नहीं आई है, उस पर रिसर्च हो रही है, और रशिया के कुछ हॉस्पिटल्स में उसका वितरण शुरू हुआ है, और ट्रायल बेसिस पे वो पेशेंट्स को लगाई जाएगी। तो हमें उसके बारे में और डिटेल में बातें पता चलेंगी। ये बताइए डॉक्टर कि कितने % जो केसेस होते हैं कैंसर के, उनके दोबारा लौटने के चांस होते हैं? क्योंकि कैंसर के बारे में ना ये बहुत बड़ी मिथ कह लीजिए या अफवाह कह लीजिए या फिर रियलिटी है, आई डोंट नो, आप बेटर बताएंगे। ये कहा जाता है कि कैंसर कभी ठीक नहीं होता है। देखिए, कोई भी कैंसर अगर हो गया है तो कैंसर के दोबारा वापस आने के चांस होते हैं। वो हर एक कैंसर के स्टेज के हिसाब से और ग्रेड के हिसाब से होता है। अगर अर्ली कैंसर है तो हो सकता है 4 से 5% हो। अगर उससे भी माइक्रो इन्वेजिव और भी उससे अर्ली है तो हो सकता है कि 1% हो, ठीक है। और अगर लेट स्टेजेस में है तो 50% भी हो सकता है कैंसर के दोबारा आने का चांस। मतलब कि अगर मैंने 100 मरीज़ों को ट्रीट किया है स्टेज 3 के कैंसर के, तो 50% पेशेंट्स का आगे आने वाले 5 से 10 सालों में कैंसर वापस आ सकता है। ये वाली बात तो स्टैट्स की हुई, बट हम ये तो नहीं बता सकते कि किस पेशेंट को कैंसर वापस आएगा। 50% में से 50 को तो नहीं आया ना, 100 में से 50 को कभी कैंसर वापस नहीं आया, बट 50 को आया। तो ये तो नहीं बताया जा सकता। बट हाँ, अगर अर्ली में हुआ है तो अगर 5% भी रिकरेंस का रिस्क है तो 95 लोगों को नहीं होगा 100 में से। तो उन्हें ये खुश रहना है 95 को नहीं होगा। अगर हम 95 में ही कॉमनली पढ़ेंगे तो हमको कैंसर नहीं होगा। बट हाँ, सचेत हमेशा रहना पड़ता है। हर सर्वेलेंस होती है, डॉक्टर आपके रिस्क के हिसाब से बताते हैं आपको कब कब आना है, हम क्या क्या टेस्ट करेंगे आपके। बिल्कुल, यही अगला सवाल था मेरा कि अगर किसी को एक बार होता है तो फिर क्या चीज़ों का ध्यान उन्हें रखना चाहिए, क्या कब उन्हें टेस्ट के लिए कब जाना चाहिए, और अगर लाइफस्टाइल में भी जो चेंजेस करने हैं वो क्या होना चाहिए? लाइफस्टाइल के बारे में चेंजेस डॉक्टर बताते हैं कि आपको खाने का बहुत अटेंशन देनी है, आपको बैलेंस डाइट खानी है, एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। पेशेंट मेरे पास आता है सर्विलेंस के लिए, मेरे पेशेंट अगर सुन रहे होंगे वो भी होंगे कि मैं उनसे हमेशा पूछती हूँ कि आप क्या खा रहे हैं, आप क्या एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज कितनी करते हो, कौन सी एक्सरसाइज करते हो, और बाकी उनका रिहैबिलिटेशन हो गया है कि नहीं, अपने काम पे वापस चले गए हो कि नहीं, और कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक बार मरीज़ को ठीक कर दिया तो उसके सारा रिहैबिलिटेशन हमें देखना होता है, जिसमें कि उसका फिज़िकल है, इमोशनल है, मेंटल है, सेक्सुअल है। कि ये भी मैं पूछती हूँ कि सेक्सुअल लाइफ उनकी अभी ठीक चल रही है, कोई प्रॉब्लम्स हैं तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ों को रिकरेंस के बाद में देखा जाता है। और आपको अगर कोई टेस्ट कराने हैं तो आपके रिस्क के हिसाब से डॉक्टर बताएंगे। कुछ शुरू में वो जल्दी बुलाते हैं, बाद में 6 महीने पर बुलाया जाता है, फिर 1 साल में एक बार बुलाया जाता है। 5-10 साल बाद अगर रिस्क बहुत कम होता है तो सिर्फ सिम्टम बेस्ड भी किया जा सकता है इसको, कि अगर आपको कोई तकलीफ हो तो आप आइएगा। बट अगर हाई रिस्क है तो काफ़ी समय तक उसको हम पेशेंट को देखते हैं। राइट। अब हम जानना चाहेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बातचीत का भी है कि ऐसी कोई चीज़ आप हमें बताइए, 5 टिप्स कह सकते हैं या ज़्यादा भी हो सकती हैं, जो कि किसी भी महिला में किसी भी तरह के कैंसर के होने के चांसेस कम कर दें, या कह सकते हैं कि ना हो। हाँ,
जी। उसके लिए तो आपको बिल्कुल कैंसर ना हो, उसके लिए आपको बिल्कुल पहले के ज़माने की ज़िंदगी होती थी जब कैंसर बहुत कम था, उसी ज़िंदगी में हमें वापस जाना पड़ेगा, जिसमें कि हम बिल्कुल नेचुरल खा रहे हैं, अपना खुद उगा रहे हैं, खुद काट के अपना साफ़ सुथरा खाना खा रहे हैं, अपने घर में बना रहे हैं खाने को, हमारी हवा स्वच्छ है और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ बटन दबा के अपना काम नहीं चला रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। हम लगातार चल रहे हैं, हम शारीरिक काम कर रहे हैं। तो वो अगर सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं तो हमारा कैंसर होने का रिस्क कम हो जाएगा। तो महिला को जितना कोशिश करे कि एक्सरसाइज ज़रूर करे, स्ट्रेस मैनेजमेंट करे, खाना अच्छा खाए, जिसमें कि संतुलित खाने के बारे में बात कर रही हूँ। खाना घर का खाने की कोशिश करें, बाज़ार के खाने में आपको नहीं पता किस तरह के चीप इंग्रेडिएंट्स का यूज़ हो रहा है। तो 5 चीज़ें जो महिला को करनी चाहिए, उसमें सबसे पहला है संतुलित खाना खाना, जिसमें कि मैंने घर का खाना बताया, और जो आपके एरिया में जो फ्रूट बन रहा है, आपके एरिया के जो वेजिटेबल है, जिस एरिया में चकोतरा है वो चकोतरा खाएं, जिस एरिया में नागपुर में अगर ऑरेंजेस हैं तो वो खाएं, जहाँ पर अमरूद मिल रहे हैं वो खाएं। कोई फैट डाइट के बारे में हम नहीं बताना चाहते कि आप जो अमेरिका में ब्लूबेरी मिल रही है उसे खरीद के आप इम्पोर्टेड ब्लूबेरी खा रहे हैं, कोई इम्पोर्टेड टाइप के मस्क मेलन खा रहे हैं आप। जो घर में जो आपके आसपास बनता है वेजिटेबल या वो है, उसी को खाएं। और पेस्टिसाइड्स और इन सब से युक्त खाना आजकल नहीं खाना चाहिए, बहुत साफ़ सुथरे धो के खाना चाहिए। वो तो ऑर्गेनिक के बारे में बात होती है, बट ऑर्गेनिक भी आपको पता होना चाहिए कि कैसा है, ऑर्गेनिक है। और आजकल दूध वगैरह जो पिया जा रहा है उसके अंदर भी केमिकल हैं, जो फैट्स है, जैसे कि रिफाइंड ऑयल जिसको पहले बहुत अच्छा माना जाता था, अभी उससे भी कैंसर होता है क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स हैं। तो ध्यान देकर बिल्कुल जो डायरेक्ट आपको पता है पैकेट के अंदर से नहीं आ रहा है वो चीज़ों को सेलेक्ट करें। दूसरा, एक्सरसाइज ज़रूर करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योगा करें। टाइम से ज़रूर सोएं, टाइम से उठें, एक दिनचर्या बनाएं। रात को सारी सीरीज़ देखकर और सारे सीजन्स को ख़त्म करना और वो सब कुछ चीज़ के चक्कर में रात की नाइट, जो लोग मतलब नाइट शिफ्ट नहीं कर रहे हैं वो भी रात को लेट सो रहे हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। एडिक्शन जो कि टबैको का है, जिसमें स्मोकिंग या अल्कोहल है, उसका एडिक्शन कम करिए और प्रोटेक्शन यूज़ करिए, सेक्सुअल भी प्रोटेक्शन यूज़ करिए। और कोई भी, जब भी हमने बताया है, नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाइए। अपना रूटीन टेस्ट 40 वर्ष के बाद हर लेडी को कराना चाहिए, जिसमें ब्लड के टेस्ट भी हैं। सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जागरूक बनिए, पैप स्मेयर कराइए। महिलाएं एक दूसरे को जागरूक करें कि भाई मैं पैप स्मेयर करा के आई हूँ, आपने करा लिया है या नहीं करा लिया है, क्योंकि पहले वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी है उसको जागरूक करिए। अगर आप बताएंगी, महिला से पूछेंगे अपने दोस्त से कि मैंने अपने बच्चे को वैक्सीन लगा दी है, तुमने लगवा दी कि नहीं, जब इतनी बात करेंगे तो वैक्सीनेशन की अपने आप में ही लोगों को पता चल जाएगी। जैसे कोविड वैक्सीनेशन सबकी हो गई एक साथ, इतने सारे लोगों की, क्योंकि उसके लिए लोगों ने एक दूसरे को सचेत किया। तो ऐसे ही करके एक दूसरे को सचेत करिए और वैक्सीनेशन करवाइए। इससे हम जिस तरीके से भी मॉडिफाई कर सकते हैं अपने रिस्क को, कैंसर के रिस्क को कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर सारिका आपसे बात करके, और बहुत सारे मिथ पे हम लोगों ने जो बात की, क्योंकि कैंसर को लेकर के जितनी सच्चाई उससे ज़्यादा मिथ फैले होते हैं, तो वो सारे मिथ का भी आपने जो सॉल्यूशन एक हमारे साथ शेयर किया, साथ साथ आपने एक बहुत अच्छा मैसेज भी दिया है महिलाओं को कि वो अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंज कर सकते हैं, और जिससे कि उनके कैंसर होने के चांस जो है वो बहुत हद तक कम हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।